तैयारी बाबत पार्ट 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं अर्जुन सिंह उज्ज्वल, एसोसिएट प्रोफेसर, आपके सामने साक्षात्कार संबंधी जो सीरीज अपने वीडियो की प्रस्तुत करता आ रहा हूँ, जिसमें आज पार्ट 5 में हमारी चर्चा के बिंदु होंगे कुछ साक्षात्कार से जुड़े हुए बिंदु, कुछ समसामयिक घटना चक्रों से जुड़े हुए विषयों पर, इसके अलावा राजस्थान जीके के एक नए पक्ष के साथ, जैसा कि मैं हमेशा प्रस्तुत होता हूँ, सीधे ही मैं अपने साक्षात्कार संबंधी जो अपने पिछले वीडियो में बताए उससे आगे की तरफ बढ़ता हुआ आज आपको उन विषयों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी में एक नया निखार लाते हैं, आपके आत्मविश्वास, आपके कॉन्फिडेंस और अधिक डेवलप करेगा। आपको ध्यान रखना है वह है रॉन्ग आंसर्स के कारण पड़ने वाला प्रेशर। रॉन्ग आंसर्स के कारण पड़ने वाला प्रेशर। आपने साक्षात्कार देते समय प्रारंभ में ही कुछ सवालों के गलत उत्तर दे दिए। साथियों, बिल्कुल न घबराएं। आपकी जो बौद्धिक परख थी वह प्री और मेन एग्जामिनेशन में हो गई है। यह आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। आपके द्वारा 5, 6, 7 धड़ाधड़ सवाल गलत होते रहे, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड उसके बावजूद भी आपके आत्मविश्वास को देखता है। आपका वह गलत सवालों का प्रेशर आपको कितना मायूस करता है, क्योंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। आपको इस तरह से प्रेशर झेलना पड़ता है। वहां पर किसी से सलाह नहीं पूछनी पड़ती है कि भीड़ इस रूप में बढ़ रही है, अब मैं उस साथी को फोन लगाकर पूछूं कि अब मैं क्या डिसीजन लूं। यह आपका डिसीजन मेकिंग की सिचुएशन होती है। तो रॉन्ग आंसर्स के प्रेशर आप पर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सवाल गलत हो गए, आप बिल्कुल सहज रहें, अपना आत्मविश्वास न खोएं, क्योंकि यह बहुत कुछ आपको देके जाएगा, आपका आत्मविश्वास। तो मेरा पहला जो आपके लिए बिंदु था वह यह था कि रॉन्ग आंसर्स का जो प्रेशर है उसे आप बर्दाश्त करना सीखें। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सर्कमस्टेंसेस को आप अपने पर हावी ना होने दें। सर्कमस्टेंसेस के लिए मैं यहाँ पर दो बातें कहना चाहूँगा। परिस्थितियाँ आप पर हावी ना हो। यह परिस्थितियाँ एक जिस परिवेश से आप आए हैं उस संबंधी परिस्थितियाँ हो सकती है। आप न तो अपनी मजबूरियाँ, अपनी विषम परिस्थितियाँ, क्योंकि संघर्ष ही आदमी को जो है व्यक्तित्व में निखार लाता है। आप किस बैकग्राउंड से आए, आपका पारिवारिक परिवेश, आर्थिक, सामाजिक रूप से कैसा था, आप उस पर बिल्कुल ही अपने ऊपर उन परिस्थितियों पर हावी न होने दें और न ही इनकी जो विषम परिस्थितियों को आपने पेश किया वह इंटरव्यू बोर्ड के आगे जताने का प्रयास करें। सर, मेरी तैयारी नहीं हो पाई, मेरे परिवार की मेरे पर इतनी जिम्मेदारी है, या मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, मुझे ही उनका पालन पोषण करना पड़ता है। कई तरह के सवाल होते हैं। नहीं, आप अपने आप को, क्योंकि कहते हैं कि सोना जितना तपता है उतना ही जिसे कहना चाहिए पीत वर्ण धारण करता है, उसमें चमक आती है। और यही हीरे के लिए कहा गया है, हीरे को, डायमंड को जितना तराशा जाता है उसकी निखार उतनी ही आती है। तो विषम परिस्थितियों को आप अपने आप में सीखें और विषम परिस्थितियां आप पर हावी ना हो। तो एक तो मैंने आपको परिवेश संबंधी परिस्थितियां कही, और दूसरी तत्कालीन परिस्थितियां। तत्कालिक परिस्थितियों से मेरा अभिप्राय यह है कि कई बार विद्यार्थी होता है कि साक्षात्कार के दिनों में ही कोई विषम परिस्थिति आपके सामने आ गई, आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ गया, आपको 5 दिन 7 दिन हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ।
मिस्टर खान जो 2017 की इंटरव्यू में शायद वो सेकंड रैंक पर थे, और इंटरव्यू के सेकंड रैंक की बता रहा हूँ, इंटरव्यू के जो मार्क्स आते हैं उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में उनकी सेकंड रैंक थी, और अभी कहीं वो आईपीएस है, एसपी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो उनका इंटरव्यू 23 मार्च को था, 23 मार्च 2017 को था, और 20 फरवरी 2017 को वे किसी परिस्थितिवश हॉस्पिटलाइज हुए। फिर वो 2 मार्च के आसपास वे दिल्ली जाते हैं, और 2-4 दिन बाद में फिर बीमार हो जाते हैं, फिर हॉस्पिटल होते हैं, और 15-16 तारीख के आसपास उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिलती है, और 23 मार्च 2017 को इंटरव्यू देने जाते हैं। लेकिन इंटरव्यू बोर्ड के सामने ना तो वो अपनी इस बीमारी को बताते हैं कि मैं बीमार था इसलिए तैयारी नहीं हो पाई, और न ही वे अपने आप में मायूस होते हैं। तो मैं यहाँ दोस्तों कहना चाहता हूँ कि आप ये कतई नहीं सोचें कि मेरा साक्षात्कार खराब होगा क्योंकि मेरी परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं रही। आपकी वह परिस्थितियाँ आपके आगामी रिजल्ट को प्रभावित नहीं कर सकती। साथियों, आप उससे कतई विचलित ना हो। एक दिन पूर्व, 1 घंटा पूर्व जो भी स्थिति बनी हो, तो आप उससे अपने ऊपर हावी न दें। आप जिस समय साक्षात्कार के लिए जाते हैं उस समय अपने आप को साक्षात्कार के अनुकूल समझें। पहले क्या था, बाद में क्या होगा, इसका प्रभाव आप पर नहीं आना चाहिए। आप उस समय तत्कालीन जो इंटरव्यू बोर्ड का समय है वह एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में दें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ इनके परिवेश परिस्थिति के संबंध में कि एक बात है कि सफलता उनको मिलती है जो संघर्ष के मोमेंट से निकल कर आते हैं। सफलता उनको मिलती है जो संघर्ष के मोमेंट से अपने आप को बाहर निकल कर आते हैं। यानी जिस मोमेंट पर उन्होंने जो संघर्ष किया, बस वह उनकी ताकत बन जाए, और वह ताकत के रूप में उसे स्वीकार करें कि ये मेरी ताकत है। कई बार कहते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी चयनित होते आएंगे जो बहुत गरीब परिवारों से होते हैं, बहुत विषम, जिसे कहना चाहिए कि शारीरिक दोषों से ग्रसित होने के बावजूद भी वे अपने जो संघर्ष की जो कहानी है वो अपने खुद के हाथों से लिखते हैं, और संघर्ष की कहानी के जो अक्षर है वह अक्षर उनकी सफलता के मंजिल के पायदान तक लेके जाती है। तो सफलता के लिए जो है ना, वह संघर्ष का मोमेंट आधार बनना चाहिए, उसको विचलित नहीं करें। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है कि व्यक्ति 2-3 चांस खराब कर लेता है, या वह कई पुस्तकों का सहारा लेता है, कई लोगों से सहारा लेता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अफसर बनने का एटीट्यूड, जो गट्स है, वो आप अपने अंदर पहले से ही क्वालिटी को डेवलप कर ले। आप डिजर्व है या नहीं, आपकी डिजायर क्या है? डिजायर एक है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन डिजायर तक पहुंचने के लिए आप डिजर्व करें। आप अपने आप को एक अधिकारी के रूप में मानते हुए आपका मानसिक रूप से आप इस प्रकार से तैयार हो जाएं कि मैं इस पद के लायक हूं, और मुझे यदि राजस्थान सरकार या भारत सरकार इसका दायित्व सौंपती है तो मैं करने में सक्षम हूं। इस प्रकार आप करें। दूसरी मैं बात करना चाहता हूं कि इंटरव्यू हमेशा वाई और हाउ के बीच का होता है, क्योंकि आपका जो लिखित परीक्षा में किसी घटना संबंध व्हेन, वेयर, व्हाट, ये चीजें आपकी हो चुकी है। कहने का मेरा तात्पर्य है, और स्पेशली आईएएस के इंटरव्यू में तो ये होता है कि किसी भी घटना की तिथि का याद होना, घटना कहाँ घटित हुई उसका जानकारी होना, किसी आर्थिक आंकड़ों की जानकारी होना, यह तथ्य नहीं पूछे जाते हैं। वहां पर तो इस बात को परखा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे पानीपत का युद्ध है, वह कब हुआ, किन के बीच हुआ, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह होता है कि पानीपत में ही युद्ध क्यों हुए। इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर वाई और हाउ का टेस्ट है, न कि आप तिथि याद है या नहीं है, जगह याद है या नहीं है, उसका क्या कारण रहा ये याद है या नहीं है। तो व्हेन, वेयर और व्हाट का यह साक्षात्कार नहीं होता है। साक्षात्कार हमेशा वाई और हाउ से संबंधित होता है, जो आपकी
उस समय की स्थिति को परखते हैं, आपके व्यक्तित्व की जांच है, इसलिए आप इस बात का भी अच्छी तरह से जानकर तैयार करें। तो मैं आज आपको साक्षात्कार के बारे में इन बातों को रूबरू कराता हुआ आगे और आपको साक्षात्कार संबंधी जानकारियां देता रहूंगा। तो पहला है कि रॉन्ग आंसर का आपको प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद आपकी जो परफॉर्मेंस है कि गलत उत्तरों पर भी आपका चेहरा एकदम उतर न गया हो, आप पर एकदम मायूसी न आ गई हो, अब क्या होगा, ऐसा नहीं है। फिर परिस्थितियों को हावी न होने दें। तत्कालीन परिस्थितियां हो सकती है, आपकी जीवन की परिस्थितियां हो सकती है, वह आपका आधार बनना चाहिए और हमेशा सवाल का जवाब वाई और हाउ के रूप में तैयार करने की कोशिश करें। साथियों, आज साक्षात्कार का जो पक्ष के बारे में इतनी चर्चा करने के बाद अब मैं आता हूँ समसामयिक गतिविधियाँ जो इन दिनों में राष्ट्र में, प्रांत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इसकी मैं अपने वीडियो में चर्चा कर रहा आया हूँ। आज मैं आपको दो विषयों पर चर्चा करना चाहूँगा। पहली है नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि अभी परसों कैबिनेट ने सेंट्रल कैबिनेट ने इसे स्वीकृति प्रदान की। परसों से मेरा अभिप्राय यह है कि 29 जुलाई 2020 तो और यह शिक्षा नीति जो है वह भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी और इसके लिए जो इस शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि सभी नागरिकों के लिए शिक्षा होनी चाहिए। देश की आज़ादी के बाद में प्रथम शिक्षा नीति यह आपकी 1968 में और 64 में जो कोठारी आयोग बना उन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए यह शिक्षा नीति आई। इसके बाद में दूसरी शिक्षा नीति जो है वह 1986 में, ठीक उसके 35 साल बाद में जो 2020 की शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई राष्ट्र के समक्ष। तो 1986 में जो शिक्षा नीति आई, उस शिक्षा नीति में एक जिस समय देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और उन्होंने जो कंप्यूटर के क्षेत्र में या भारत की जो जिसे कहना चाहिए सूचना क्रांति के क्षेत्र को शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया और इसमें जो बात कही गई थी उसमें आधुनिकीकरण इसके केंद्र में था। आधुनिकीकरण इस शिक्षा नीति के केंद्र में था और 1985 में तक जो हमारा शिक्षा मंत्रालय नाम हुआ करता था, जिसका अभी नई शिक्षा नीति से पहले जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते थे, वह 1985 तक राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता था और पुनः नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। 1992 में इनमें कुछ संशोधन किए गए, लेकिन 1986 की ही शिक्षा नीति है वह 2020 तक संचालित रही और 2020 में इस शिक्षा नीति में जो परिवर्तन हुआ, जिसके सामने दृष्टिकोण एक विशेष विचारधारा को साथ लेकर चले, जिसमें यह था कौशल उन्नयन होना चाहिए, नवोन्मेष होना चाहिए और भारतीय शिक्षा को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ जोड़ते हुए और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के दौड़ में भारतीय शिक्षा पद्धति को लागू करना इस शिक्षा नीति के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य रहा है कि किस प्रकार हम अपनी जो भारतीय उच्च शिक्षा विशेषकर है उनको वह गौरव दे सके जो अंतर्राष्ट्रीय एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हैं। अभी इससे पूर्व हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वह कहीं अंतर्राष्ट्रीय
मापदंड में उच्च स्थान प्राप्त किए हुए नहीं थे, हम उस गौरव को अर्जित करने के लिए हमारा इसमें उद्देश्य रहेगा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। दूसरा, इस शिक्षा नीति में जो विशेष बात कही गई है वह इस प्रकार की है कि हमारा जीडीपी का जो खर्च है वह शिक्षा पर जीडीपी का खर्च इस नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 6% कर दिया जाएगा। वर्तमान में यह 4.4% जीडीपी के आसपास शिक्षा पर खर्च हो रहा है। इसके अलावा जो नई शिक्षा नीति में परिवर्तन है वह जहाँ 10+2 सिस्टम था 12th तक के लिए, अब उसको बदलकर 5+3+3+4 का पैटर्न कर दिया गया है। अर्थात इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें कि जो प्री प्राइमरी है 3 वर्ष में ही बच्चे को नर्सरी एलकेजी का अध्ययन करने के बाद 5वीं क्लास में फर्स्ट क्लास में जब वो आता है तो 3+ इसी में जोड़ दिया गया है जो नर्सरी एलकेजी के साथ ही क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड को जोड़ दिया गया है और उसकी ये आपके 5 मान लिया गया है। 3, 2, 5 की अवस्था जिसे कहना चाहिए एज के अंतर्गत। और ये जो शिक्षा नीति जो है 5+3+3+4 यह 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष की आयु तक का प्रारूप प्रस्तुत करती है। फिर इसमें जो ये +3 किए गए हैं यह है 3rd, 4th और 5th और उसके बाद की जो है यह जो है वह नेक्स्ट है क्लास 6, 7, 8 मिडिल स्तर का है और उसके बाद में 9th to 12th तक के लिए जो ये है 4 है। अभी तक के एग्जामों में बोर्ड में परीक्षाओं को महत्व होता था, इन परीक्षाओं को अब थोड़ा 2 रूपों में बदल दिया गया है कि वह अल्टरनेट क्वेश्चंस वाले हो या डिस्क्रिप्टिव हो, सेमेस्टर आधारित हो, इस प्रकार परिवर्तन किया गया। उच्च शिक्षा में काफी परिवर्तन देखने में नई शिक्षा के अंतर्गत देखा गया। एक तो यह किया गया कि जो ग्रेजुएशन 3 इयर्स कोर्स होता था उस 3 इयर्स को भी अब जारी रखा है सरकारी नौकरी के लिए और यदि कोई व्यक्ति रिसर्च करना चाहता है तो यहाँ पर 4 इयर्स का ये पाठ्यक्रम होगा और 4 इयर्स के अंतर्गत उच्च शिक्षा की मैं बात कर रहा हूँ और 4 इयर्स पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको पीजी 1 साल के लिए और उसके बाद आप सीधा रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति में एमफिल की व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया कि अब एमफिल की डिग्री संभव नहीं है नई शिक्षा नीति में। दूसरा 2035 तक हमारा जो पंजीकरण करने का है एनरोलमेंट परसेंटेज है वह 50% तक लाने का प्रयास रहेगा, यह एक लक्ष्य तय किया गया है। बीएड जो है वह पाठ्यक्रम 2 इयर्स भी है 2030 तक और फिर 4 इयर्स का पाठ्यक्रम बीएड के लिए कर दिया गया। तो इस प्रकार एक बात और महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि क्लास 5th तक जो है वह मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन कराया जाए, इस बात पर जोर दिया गया नई शिक्षा नीति के अंतर्गत। और राज्यों को छोड़ा है कि वो 8th तक भी यदि चाहे तो मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में इसके लिए करा सकते हैं। तो ये आपके मुख्य बिंदु जो है वह शिक्षा नीति के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इसके साथ साथ जो शिक्षण संस्थाएं जैसे यूजीसी है या भारतीय तकनीकी परिषद है या भारतीय फार्मेसी काउंसिल्स है, इन सभी को मिलाकर के केवल चिकित्सा और मेडिकल ब्रांच को छोड़ करके इन सबको मिलाकर के एक ऐसे राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो साथियों, मैं आपको इस शिक्षा नीति जो कि लगभग 35 साल बाद 1986 में, हाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि कस्तूरी रंगन जो भारत के प्रख्यात कस्तूरी रंगन वैज्ञानिक थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति लगभग बनी थी कस्तूरी रंगन समिति 2017 में और उस समिति ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है
24 जून 2017 में बनाया, 16 में बनी थी, 24 जून 2016 में है। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट के आधार पर यह जो है वह शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार होकर जुलाई के अंतिम वीक में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पास किया गया। अब आपको जो इस बाबत ध्यान रखना है कि 5वीं क्लास तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। अब जो है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 10+2 की जगह 5+3+3+4 का मॉडल दिया गया है। हायर एजुकेशन में काफ़ी चेंजेस किया गया है और इसके पीछे है कि भारतीय शिक्षण व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और उनके समकक्ष ले जाने का सरकार की मंशा है। तो आज इसके बारे में चूंकि अभी ही आई है शिक्षा नीति, फिर अपने आगे के दिनों में न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल आएगी, इस पर समीक्षा होगी, समालोचनाएं होगी, उस बाबत आपको फिर जानकारी यथासमय उपलब्ध करा दी जाएगी। और आज का मेरा दूसरा विषय है वह है जो कि चर्चा में रहा है, बंगाल और बिहार की बाढ़। इसमें आपसे जो मैंने कहा ना कि कैसे और क्यों में आपकी जांच है, वह विषय पर आपको समसामयिक सब्जेक्ट्स के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि समुद्र भूमि को निगल रहा है, समुद्र भूमि को निगल रहा है कैसे। दूसरा क्वेश्चन इस पर जो मैं देखिए समसामयिक घटना चक्रों को इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या अपेक्षा करता है, आप उससे समझाने का प्रयास करें। तो इस तरह से सवाल पूछ रहे हैं कि वर्तमान बाढ़ों को देखते हुए जो बिहार, बंगाल और इसमें आ रही है, आसाम में बाढ़ आई है, इन हर साल आती है, भारी तबाही मचाती है, तो उसके अंतर्गत आपको यह सवाल पूछा जा सकता है कि वर्तमान बाढ़ों को देखते हुए एक सवाल निकल कर आता है दिमाग में कि समुद्र भूमि को निकल रहा है, भारत का भौतिक जो आकार है वह घट रहा है। या दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी बांधों का समाधान, छोटी बांधों से बचने के उपाय, बड़ी बांध, छोटी बाढ़ों से बचने के उपाय, बड़ी बाढ़ का कारण, बड़ी त्रासदी का कारण बनता है। इस पर अपने विचार दीजिए। इस प्रकार आपसे पूछना चाहता है तो साथियों इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए जहाँ उत्तराखंड अपना जो टेहरी बांध, गंगा का इन दिनों में जिस तरह से बिहार के एक बहुत बड़े क्षेत्र को गंगा ने बाढ़ से प्रभावित किया, और इसके बारे में जो वैज्ञानिक है उनका क्या सोच है कि क्यों इस तरह से प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, कहाँ गलती रहती है, कहाँ प्रकृति के साथ मानवीय खिलवाड़ की गई और उस खिलवाड़ का नतीजा यह हुआ कि बाढ़ प्रतिवर्ष भारी तबाही कर रही है। तो साथियों इसके बारे में मैं आपसे कोई दो बिंदु पर चर्चा करना चाहूँगा। देखिए गंगा पर एक बांध बना है टेहरी बांध, और हरिद्वार, नरोरा बैराज और फरक्का बैराज, इन तीनों को लेकर के मैं आपको इस विषय से आपसे रूबरू होना चाहेगा। देखिए ये जो भारत का प्राकृतिक नक्शा है, और इस प्राकृतिक नक्शे में आप देखिए ये जो नेपाल का पोर्शन है यहाँ से लेकर के इस क्षेत्र तक का, तो ये उत्तराखंड का यहाँ टेहरी बांध है, फिर आगे आते हैं तो नरोरा बांध है और गंगा पर, और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो बांग्लादेश के बिल्कुल पास में जो मुर्शिदाबाद है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, उसमें फरक्का बांध बनाया गया है। और इस फरक्का बांध के बनने के कारण, यहाँ तक कि फरक्का बांध के बारे में तो अभी कुछ समय पहले बाढ़ों की त्रासदी को देखते हुए उस समय भी जो जिसे कहना चाहिए पर्यावरण विज्ञ थे, उन्होंने टेहरी बांध के बनने का भी विरोध किया और फरक्का का भी विरोध किया। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो पीएम से यहाँ तक कह दिया कि फरक्का बांध को हटा दिया जाए। तो मैं सीधा विषय पर आता हूँ साथियों, है क्या दरअसल गंगा पर जिस तरह से
बड़ी बाढ़ न आए, छोटी बाढ़ों से बड़ी बाढ़ को रोकने के लिए इस तरह का प्रयास किया कि जगह जगह गंगा के पानी को रोकने का प्रयास किया गया। कुछ पानी टेहरी में रोका, कुछ नरोरा बैराज पर रोका और फिर फरक्का बैराज पे रोकने के कारण जो गंगा अपने वास्तविक प्रवाह में बहती थी और उस प्रवाह में बहने के कारण गंगा ने हरिद्वार से लेकर कलकत्ता तक का एक गंगा यमुना का उपजाऊ प्रदेश कालांतर में अपने बहने की गति के आधार पर बनाया था। अब वो रुकता जा रहा है। इसके बाद सुंदरवन के निर्माण की प्रक्रिया जो डेल्टा क्षेत्र था उसको गंगा ने निर्माण किया, क्योंकि पहाड़ों से जब गंगा बहती है तो अपने प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत एक बड़ी गाद लेकर चलती है। अब क्या हुआ, जो समस्या का मूल है वह मैं यहाँ इन विषयों की चर्चा करना चाहता हूँ कि इन बांधों के कारण गंगा की गाद है वह बहना रुक गया, ये बीच में रुकावट के रूप में आने लग गए। और यहाँ तक कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट काउंसिल THDC ने तो यहाँ तक निर्णय दिया, अभी अपने रिसर्च में बताया कि आने वाले 140 से 170 वर्ष के दौरान स्थिति ये बन जाएगी कि गाद से टेहरी झील जो है वो पूरी की पूरी पट जाएगी। और ये गाद से ये होता था कि गंगा का तट, गंगा का अपना प्रवाह क्षेत्र ऊपर आ गया, आसपास की जमीन नीचे हो गई और गाद यही जमने लग गई जो बहकर समुद्र में जाती थी। जो बात यहाँ इस सवाल का जवाब दे रही है कि समुद्र भूमि को निकल रहा है, कैसे निकल रहा है कि जहाँ इन बांधों के बनने से नदियों में बहने वाली गाद है वह डेल्टाओं का रूप लेते हुए समुद्र के पास, समुद्र में जब गिरती थी तो उस गाद के कारण जो है वो समुद्र पीछे जाता रहता था और भौतिक क्षेत्र बढ़ता जाता था। अब ये गाद यहाँ रुक गई, यहाँ रुकने के कारण समुद्र है वह भौतिक प्रदेशों की तरफ आने लग गया, अर्थात समुद्र है वो भूमि को निकलने लग गया, जो अपना जिसे कहना स्थल खंड की तरफ बढ़ने लग गया, क्योंकि अब वो गाद नहीं है, वहाँ डेल्टा इतना बड़ा बन नहीं पाता है। और गाद के रुकने के कारण समुद्र जो है वो निरंतर स्थल खंड की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो साथियों, इस सवाल के बारे में आप ये इतना बताएं कि जो नदियों के ऊपर बनने वाले बांधों ने नदियों के गाद क्षेत्र को रोक दिया और गाद के रुक जाने से अब ये थे कि बांध जो है वो कटोरे के रूप में बनने लग गए, नदियों की खुद की जो तल सतह है वह ऊपर आने लग गई, आसपास के प्रदेश नीचे लगने लग गए। इस कारण फिर वो पानी है वह फैलने लग जाता है और भागलपुर में बना हुआ बड़ा पुल है वह भी गंगा के प्रवाह को प्रभावित कर रहा है। तो इस प्रकार हमने विकास की यात्रा में पर्यावरण को कहीं ध्यान में नहीं रखा। विकास होना चाहिए लेकिन पर्यावरण के मापदंड के अनुरूप होना चाहिए और यही कारण है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बोल दिया कि इस फरक्का बैराज को ही हटा दिया जाए, क्योंकि यह जो है वह नदियों के तटों को ऊपर ले रहा है, आसपास के क्षेत्र नीचे आ रहे हैं और ये गाद यही जमा हो रही है जिससे समुद्र आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और छोटी छोटी बांधों से तो हम बच रहे हैं इन बांधों के कारण, लेकिन किसी दिन बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। और चीन में इस समय भारी वर्षा के कारण बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो रहा है। यदि हमारे किसी पड़ोसी देश ने किसी इस तरह के बांध का निर्माण कर वहाँ का बांध का फट जाना या कोई और प्राकृतिक आपदा के आ जाने से हो सकता है कि हमारे इस क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान बाढ़ों के कारण हो जाता है। तो यह बिहार और बंगाल की वर्तमान में आई बाढ़ पर मैंने आपसे चर्चा की। और दूसरी मेरी चर्चा थी वह नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। बाढ़ के लिए जो आपके सामने नक्शा है, इस नक्शे में यहाँ सबसे ऊपर उत्तराखंड के पास में, उत्तराखंड में ये जो टेहरी बांध है, टेहरी के बाद नरोरा, और ये इस तरह से नदी बहती है गंगा, ये गंगा के बहने का प्रवाह क्षेत्र है। और यहाँ पर नरोरा बांध बना हुआ है और उसके बाद में यहाँ पर जो है यहाँ पर फरक्का बांध बना हुआ है और यह बांध गाद के विस्तरण को रोकता है। साथियों, इन दोनों विषयों पर अच्छी तरह से तैयारी करें, चूंकि समसामयिक है और समसामयिक विषयों पर आपकी जानकारी होना आवश्यक है। अब मैं आपको कराता हूँ राजस्थान जीके के
कुछ विषयों के बारे में। और जैसा कि पता है आपको, मैंने पहले भी अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के वीडियो में यह बताने का प्रयास किया कि राजस्थान के विद्यार्थी है उसको अपने क्षेत्र की विस्तृत जानकारी लेके जानी चाहिए। राजस्थान की समसामयिक के अलावा जिस क्षेत्र से वो विद्यार्थी आता है उस क्षेत्र की उसे विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। मैंने इससे पहले अजमेर के बारे में बताया, आज मैं आपको अलवर के लिए बारे में बताना चाहता हूँ कि अलवर क्षेत्र का यदि कोई विद्यार्थी है, वैसे तो जो राजस्थान जीके की जानकारी है मैंने पहले भी कहा हर विद्यार्थी को अच्छी तरह से होनी चाहिए, स्पेशली अलवर के बारे में क्या क्या बात जानकारी आपको रखनी है इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और राजस्थान जीके, राजस्थान की भाषा राजस्थानी में मैं आप बातचीत करूँगा। अलवर ऐतिहासिक रूप में जो अलवर किलो है, बालादुर्ग, इनकी जानकारी आपने होनी चाहिए। अलवर में और किन नामों जाने आपने जानकारी होनी चाहिए। राजस्थान का प्रवेश द्वार है जो इनने दुर्ग ने हसन का मेवाती बनायो और हसन का पुनः बालादुर्ग की विशेषता। इनके अलावा मूसी रानी की छत्री है, सिलीशेट झील है और राजा भरतरी तपोभूमि रही। राजा भरतरी जो 3 ग्रंथ है लिखा, जैसे वैराग्य शतक है, नीति शतक है, श्रृंगार शतक है, इनकी आपने जानकारी होनी चाहिए। इनके अलावा पांडुपोल अलवर में कटे है। पांडुपोल में कई विशेषता है। नारायणी माता रो मंदिर जो अठे इष्ट देवी के रूप में मानी जावे। इनके अलावा खोदरीबा जो क्षेत्र है उठों तांबू प्राप्त है, तो खोदरीबा के अलावा स्लेटी पत्थर भी अलवर में मिले, आपने जानकारी होनी चाहिए। दूसरी समूह बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो उम्मीद करूं वो है भिवाड़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में डेवलप हुआ है। 18 एक क्षेत्र है टपुगड़ा, टपुगड़ा के बारे में आपने जानकारी होनी चाहिए कि किन किन कंपनियां अठे आपरा संयंत्र या कारखाना स्थापित है, कई कई प्रोडक्ट में वो जानकारी हो। सरिष्कारी बहुत अच्छी तरह जानकारी रखे। इनके अलावा लाव का बांस बांध है। राजेंद्र सिंह जो जल संग्रहण के रूप में उन्हें मैक्स से पुरस्कार मिलो, जो हड़वा बाबा या वाटरमैन के रूप में जानी है। राजेंद्र सिंह के बारे में आपने पूरी जानकारी होनी चाहिए। 18 एक जो कला करती है कागजी पोट्री जानकारी आपने होनी चाहिए। और इतिहास के पक्ष में फिर कहूँ तो लाशवाड़ी का युद्ध जो पेशवा सिंधिया मिल 1803 में अंग्रेजों युद्ध कियो, तो लाशवाड़ी युद्ध की जानकारी होनी चाहिए। एक नीमू चना किसान आंदोलन हुआ 1925 में और 8 जो गोलीकांड हुआ, इन गोलीकांड में महात्मा गांधी इन नीमू चना गोलीकांड की संज्ञा जलियांवाला बाग हूँ तुलना कर बताई। तो नीमू चना किसान आंदोलन के बारे में आप विस्तृत जानकारी रखो। नीमू चना किसान आंदोलन और प्रजामंडल जो अलवर है, प्रजामंडल में अलवर में कौन कौन शामिल रहा, इन्हीं आपने जानकारी होनी चाहिए। तो अलवर क्षेत्र में कुछ छोटी मोटी जानकारी में भिंडी का जठे पौराणिक शैल चित्र प्राप्त हुआ है, इन्हीं जानकारी आप रखो। तो मैं आपने अलवर के बारे में वैसे जानकारी हर एक विद्यार्थी ने होनी चाहिए, लेकिन स्पेशली अलवर क्षेत्र में आने वाला विद्यार्थी उन क्षेत्र की भौगोलिक जानकारी रखे। उन क्षेत्र की जैसे राजस्थान के नक्शे की बात करूँ तो राजस्थान के नक्शे में अलवर है जो दिल्ली के उन टेरिटरी क्षेत्र में अलवर कुछ क्षेत्र आ रहे है। तो अलवर में जुड़ता हुआ जिला अलवर और सवाई माधोपुर आ गयो, धौलपुर आ गयो, जयपुर है। अलवर में मोहन जी जो ये आपकी जो अरावली पर्वतमाला की कुछ पहाड़ी श्रेणियाँ हैं वो अलवर में होकर गुजरे। तो इन प्रकार अलवर नक्शे की पूरी जानकारी आपने होनी चाहिए। ऐतिहासिक जानकारी हो, भौगोलिक जानकारी हो और जो भी सांस्कृतिक उठेरी विशेषताएं हैं, धार्मिक विशेषताओं जैसे मैं भरथरी की बात कही, तो आप इन बिंदुओं ने ले उन क्षेत्र विशेष की जानकारी
करो, आप निश्चित रूप हूँ इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगा। और दूसरा जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस को, अपने उसको विश्वास को डगमगाने न दें। अगर किसी चीज़ को ये एक कोटेशन के रूप में कहना चाहता हूँ कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी क़यामत जो है उसे पूरा करने की साजिश में लग जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप उस रूप में आगे बढ़ो, परिस्थितियाँ आपका अवश्य निश्चित रूप से साथ देगी और आप जिस उद्देश्य को, जिस गोल को लेके चले हैं वह एक बार वहाँ पर आप निश्चित रूप से सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो पार्ट 6 के रूप में हम किसी नए समसामयिक विषय के रूप में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। और इस बाबत आप किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि यह जो लेक्चर है वह राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जी की एक बड़ी सोच के तहत महाविद्यालयों में प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में उन छात्रों को निःशुल्क महाविद्यालय स्तर पर इस तरह से जानकारी उपलब्ध कराई जाती है कि वो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो। धन्यवाद, मेरी शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे।